हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक्स फाउंडर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपन स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपना नया चैप्टर नंबर 15th पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर अपन स्टडी कर रहे थे। ठीक है, एक पार्ट इस वीडियो का, इस लेक्चर का अपन पढ़ चुके हैं। पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में अपन तीन चीजें पढ़ते हैं जनरली: प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। ठीक है, स्पेशली अपन एनक्लेक्स में प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव जो है केयर अपन स्टडी करेंगे। तो प्री ऑपरेटिव केयर अपनी चल रही थी। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में जो लास्ट लेक्चर था पार्ट 1, उसमें अपन ने क्या क्या स्टडी किया? उसमें अपन ने स्टडी किया, एक तो प्री ऑपरेटिव इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, एक तो अपन ने इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो पेशेंट का लिया जाता है, किस प्रकार से, क्या क्या उसके अंदर डॉक्टर्स की, सर्जन की, नर्सिंग स्टाफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो अपन ने देखा। ठीक है, दूसरा न्यूट्रिशन, प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशन अपन ने देखा कि पेशेंट को ऑपरेशन से पहले किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। देन अपन ने एलिमिनेशन देखा। ठीक है, देन फोर्थ वन इज सर्जिकल साइट प्रिपेयर किस प्रकार से की जाती है सर्जरी से पहले। प्री ऑपरेटिव क्लाइंट टीचिंग, पेशेंट को किस प्रकार से टीच किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो बेसिक चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में अपन ने डिस्कस की थी। आज अपन डिस्कस करेंगे पेज नंबर 191, 191। ठीक है, अब कुछ एक देखिए इमेज दे रखी है यहाँ पे। क्लाइंट टीचिंग अपन स्टडी कर रहे थे कि प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव पेशेंट को जो है वो कुछ एक एक्सरसाइज के लिए बताया जाता है ताकि वो पोस्ट ऑपरेटिव जो टाइम हो उसमें वो इजीली कर सके और अपने आप को जो है वो मेंटेन कर सके और कुछ एक कॉम्प्लिकेशन से बच सके, लाइक थ्रोम्बोसिस है, फ्लेबाइटिस है, उन सब चीजों से वो बच सके। ऑपरेशन के बाद में कुछ एक एक्सरसाइज अपन बताते हैं, तो ये देखिए, ये एक्सरसाइज आप देख सकते हो। ठीक है, जिसमें लिखते हैं फ्लेक्शन, ठीक है, एंड एक्सटेंशन, ये आप देख रहे हो। देन अपन ने बात की थी कि हिप एंड नी मूवमेंट्स के ऑपरेशन के बाद में पेशेंट का फुट जो है उसको क्या करना है, सर्कुलर मोशन में इस प्रकार से मूव करवाना है। साथ ही साथ ये जो नी है, नी मूवमेंट करवानी है। ठीक है, और साथ ही साथ अपन ने बात की थी, एक इंपॉर्टेंट बात की थी कि यूजिंग द स्प्लिंटिंग्स। ठीक है, स्प्लिंटिंग्स यूज करना है सर्जरी होने के बाद में। मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई अब्डोमेन की सर्जरी है या पेल्विस की सर्जरी है या मान लीजिए थोरेक्स की सर्जरी है, तो इंडिविजुअल को जब भी वो खांस रहा होता है, छींक रहा होता है, ठीक है, तो उस दौरान उसको इस प्रकार से स्प्लिंट काम में लेना है, पिल्लो जो है उसको उसका सहारा लेना है। सीधे ही अगर जोर से ठाके मार के हंसेगा, ठीक है, या खांसेगा, छींकेगा, तो क्या हो सकता है, उसके सूचर जो है उस पर जोर पड़ सकता है, टांगों पे जोर जोर जो है वो पड़ सकता है। ठीक है, तो ये स्प्लिंटिंग जो टेक्निक है वो अपने को काम में लेनी। एक इसके अलावा एक इमेज इंपॉर्टेंट है, ये नोटसेट में पूछी गई है, ध्यान में रखना। ये इमेज जो है वो आपके नोटसेट एग्जामिनेशन में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अपन बोलते हैं सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि जो लेग की, काफ की मसल्स है उनको एक यूनिफॉर्म कंप्रेशन करती है, यूनिफॉर्म दाब के साथ उनको रखती है, ताकि क्लोट अंदर जो है वो डिस्क्लोज ना हो या क्लोट जो है वो फॉर्म ना हो। ठीक है, तो इसलिए पोस्ट ऑपरेटिवली क्या करता है क्लाइंट जो है वो थोड़ा मोमेंट कुछ टाइम के लिए उसके कम हो जाते हैं, इस वजह से उसके अंदर क्या हो सकता है, क्लोट का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए क्या किया जाता है कि ऐसे पेशेंट को सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस दी जाती है ताकि वेन जो है उनमें एक यूनिफॉर्म प्रेशर बने। अदरवाइज तो वेन क्या होगी, लूज होगी, आर्टेरियल सप्लाई तो होगी बट वेन वीनस ड्रेनेज वापस नहीं होगा, और वीनस ड्रेनेज वापस नहीं होगा तो उस वजह से स्टेसिस हो सकता है ब्लड का, और ब्लड का स्टेसिस होगा, ब्लड यदि ठहरेगा, रुकेगा, तो उस कंडीशन में क्लोट फॉर्मेशन हो सकता है। तो डीवीटी को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए ये जो डिवाइस है काम में ली जाती है। तो ये इमेज भी देख लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं प्री ऑपरेटिव, व्हाट आर द नर्सिंग इंटरवेंशंस, व्हाट आर द नर्सिंग केयर प्री ऑपरेटिव। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला जो अपने को ध्यान में रखना है दैट इज साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। पेशेंट जो है वो सर्जरी से पहले देखो घबरा जाता है वो, ठीक है, वो घबराया रहता है, एंजाइटी में रहता है, रेस्टलेसनेस रहता है, उसको अनसर्टेनिटी, अननोन चीजों को लेकर के वो थोड़ा सा क्या रहता है, बेचैन रहता है। तो उसकी बेचैनी का कारण है लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, उसको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एनेस्थेसिया से घबराहट होती है, बहुत बेचैनी होती है कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं होऊंगा, होश में आऊंगा वापिस या नहीं आऊंगा, इस प्रकार से। तो क्या करना है, बी अलर्ट द क्लाइंट्स लेवल ऑफ एंजाइटी। एक तो नर्सिंग ऑफिसर के होने के नाते आपको क्या ध्यान में रखना है कि पेशेंट का लेवल ऑफ एंजाइटी जो है वो ध्यान में रखना है। पेशेंट को एंजाइटी होगी। आंसर एनी क्वेश्चन और कंसर्न दैट द क्लाइंट में हैव रिगार्डिंग द सर्जरी। पेशेंट को जो भी सर्जरी से संबंधित कोई भी उसको यदि किसी प्रकार की क्वेरी हो रही है, क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वो दिमाग में, यदि उसके कोई थॉट चल रहे हैं, तो उनका उत्तर देना, आंसर देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको ये नहीं है कि बस चुपचाप लेटे रहो, चुप रहो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देन allow the time for privacy for the client to prepare psychologically for surgery।
सर्जरी के लिए पेशेंट अपने आप को तैयार कर रहा होता है, साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, तो उसको कुछ टाइम देना अपने आप के साथ में। ये नहीं है कि पूरे टाइम में उसको मोटिवेट करते रहना, उसको बार बार में ये समझा दिए वो समझा दिए, ठीक है, उसको भी कुछ टाइम देना, प्राइवेट टाइम देना, कि ताकि वो अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को क्या कर सके, मेंटली प्रिपेयर अपने आप को वो कर सके। देन प्रोवाइड द सपोर्ट एंड असिस्टेंस एज नीडेड, जिसको उसको जो जरूरत है उस टाइम पर उसको वो प्रोवाइड करवाना, उसको सपोर्ट करना है। टॉक कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इनटू कंसिडरेशन व्हेन प्रोवाइडिंग द केयर। अब देखिए, जब भी आपने देखा होगा, ठीक है, आपको मान लीजिए इंजेक्शन भी लग रहा होता है, या कोई भी मान लीजिए छोटा मोटा कोई कट लग रहा होता है, या कोई प्रोसीजर हो रहा होता है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, हम हम कल्चरल और स्पिरिचुअली अपने आप को क्या करते हैं, तैयार करते हैं कल्चरली, और एक तरह से अपन अपने भगवान को जो है वो पूजने लगते हैं, अपने अपने जो भी देवता है, देवी देवता है, उनको अपन क्या करते हैं, याद करते हैं। तो उस टाइम पर पेशेंट को भी क्या करना है, वो पेशेंट भी क्या करेगा, अपने जो भी अपनी सुपर जो पावर है, अपनी जो भी जिस भी भगवान को, जिसको भी वो मानता है, उनको भी याद करेगा, तो उसको वो टाइम देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट ध्यान में रखनी है। प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर पेशेंट के ईच एंड एवरी डाटा होंगे रिलेटेड टू पेशेंट एंड रिलेटेड टू प्रोसीजर, सर्जरी से संबंधित, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। एंश्योर, एक तो एंश्योर करना है दैट क्लाइंट इज वियरिंग आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट, कि पेशेंट जो है उसने आइडेंटिफिकेशन, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनमें आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट पहनाया जाता है, उसमें नाम पेशेंट का, उसका, उसकी एज, उसका जेंडर, ठीक है, या वार्ड, या मान लीजिए उसके अंदर बेड नंबर जो है वो उसके अंदर मेंशन रहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट जो है वो मस्ट कंपलसरी होता है, स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल में होता है ये। असेस फॉर एलर्जी, और क्या करना है प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट में, और क्या क्या चेक चेक करेंगे, एक एलर्जी चेक करेंगे, इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है फोर आर्म पे पेशेंट के, ठीक है, कि किसी प्रकार की कोई मेडिसिन उसको रिएक्ट तो नहीं कर रही है, या सुन का जो इंजेक्शन देते हैं उसके लिए वो इंजेक्शन लगाया जाता है, तो हल्का सा अमाउंट में 0.5 ml के पेशेंट को वो एलर्जी तो नहीं कर रही है, वो चेक करने के लिए, ठीक है। तो एलर्जी चेक करेंगे, या फिर पेशेंट को किसी प्रकार की और कोई एलर्जी हो, तो उससे वो पूछेंगे कि भैया तुम्हें कोई स्पेसिफिक ड्रग से कोई एलर्जी है या नहीं है, या मान लीजिए उसको कोई ऐसी दवाई चल रही है उसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, उस अपने सर्जरी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना है, अपने को एलर्जी पूछ लेनी है, और अपने को एलर्जी असेस करनी है, इंक्लूडिंग एलर्जी टू लेटेक्स। इवन कई लोगों को जो ग्लव्स पहन करके ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है, उन ग्लव से भी एलर्जी होती है, लेटेक्स से भी एलर्जी होती है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, वो अपन असेस करेंगे। देन प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट अपन तैयार करेंगे, जिसके अंदर इन्फॉर्म्ड कंसेंट होगा, पेशेंट का सहमति पत्र होगा, प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट होगी, प्री प्रिस्क्राइब्ड लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजिकल टेस्ट होंगे, जो लैब टेस्ट है, जितने भी लैब टेस्ट, जितने भी आरएफटी है, एलएफटी है, सीबीसी है उसका, ठीक है, ईच एंड एवरी लेबोरेटरी टेस्ट जो है उसका पेशेंट का वो सर्जरी से पहले लिया जाता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे है, जितने भी रेडियोलॉजिकल स्टडी है वो उसकी ली जाती है। अदर प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स उसने करवाए हैं या नहीं करवाए हैं उसके बारे में जानकारी ली जाती है, तो ईच एंड एवरी टेस्ट उसके जो है वो मेंशन किए जाते हैं। देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म एंड फॉर्म हैव बीन साइंड फॉर ऑपरेटिव प्रोसीजर। बिफोर ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या करना होता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ही नहीं लेना, उसको उसके ऊपर साइन भी करवाने होते हैं पेशेंट के, ठीक है। एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, उसको किसी प्रकार का कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो करवाया है या नहीं करवाया, या उसको नीड है, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ द लिम्ब और सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर, किसी प्रकार का कोई लिम्ब जो है उसका इम्पोर्टेड हुआ है, उसको डिस्पोज करवाया है, और सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर, ठीक है। प्री ऑपरेटिव जो चेकलिस्ट है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इन सब चीजों को मेंशन करेंगे, और क्या करेंगे, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट का हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन प्री ऑपरेटिव ही लिया जाता है, हैव बीन कंप्लीटेड एंड डॉक्यूमेंटेड इन क्लाइंट्स रिकॉर्ड, पेशेंट के रिकॉर्ड में अपन क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। टोटल फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टू एग्जामिनेशन जो है वो अपन क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे, और साथ ही साथ पेशेंट का हिस्ट्री, जिसके अंदर कोई उसको जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है या नहीं है, ठीक है, जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम चलती आ रही है, उसको भी अपन क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। एंश्योर दैट प्रिस्क्राइब्ड लेबोरेटरी रिजल्ट आर डॉक्यूमेंटेड इन क्लाइंट्स रिकॉर्ड, सारे के सारे जो लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स है वो क्लाइंट की चेकलिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, क्योंकि सर्जन जो है वो ऑपरेशन से पहले क्या करेगा, उन सब टेस्ट को, उन सब चेकलिस्ट को वो क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा, जांच करेगा, ठीक है, रीचेक करेगा, उनको कंफर्म करेगा वो, ठीक है। चलिए देन अपन आगे चलते हैं। अब देखिए बॉक्स नंबर 15.3 जिसके अंदर दे रखा है मेडिकल प्रॉब्लम्स दैट इंक्रीज रिस्क ड्यूरिंग सर्जरी। अब कुछ एक मेडिकल प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है, ठीक है। अब यदि ये प्रॉब्लम्स है तो ये इनसे क्या होगा, इनसे सर्जरी भी इफेक्टेड होती है। कैसे होती है, देखिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं। ओल्डर एज में क्या होगा, हीलिंग जो है उसमें प्रॉब्लम रहती है, हीलिंग स्लो होती है,
ब्लड भी कम बनता है, जो खून की कमी रहती है पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। तो एक तो ओल्ड एज, इसके अलावा ओबेसिटी है, ठीक है। ओबेस पर्सन के अंदर भी क्या रहता है, हीलिंग डिक्रीज रहती है, इंसुलिन पीक रहता है, ठीक है, इंसुलिन शूट रहता है, या जो ग्लूकोज है वो भी बढ़ा हुआ रहता है ब्लड के अंदर, इंसुलिन रेसिस्टेंस रहता है, तो इस वजह से सर्जरी में प्रॉब्लम आती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कोई भी इंडिविजुअल को, लाइक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या हीमोफीलिया है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें यदि इंडिविजुअल की ऐसी कंडीशन में सर्जरी होगी तो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ में करनी होगी, क्योंकि इसमें क्या नहीं होगा, उसमें यदि आपने कट लगाया, चीरा लगाया सर्जरी के दौरान, तो वहां पर जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होगी ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, ठीक है। इसके अलावा डायबिटीज मिलाइटिस है, इसमें भी हीलिंग पूर होती है। क्रोनिक पेन से यदि पेशेंट ग्रसित है, हार्ट डिजीज है, लाइक पेशेंट को माइकार्डियल इंफार्क्शन है, डिसरिथमिया है, हार्ट फेलियर है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, इनमें भी क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है सर्जरीज के अंदर। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, इंडिविजुअल को समटाइम्स क्या होता है, रात के अंदर नींद नहीं आती, या सांस जो है वो नींद के दौरान सांस जो है वो रुक जाती है, ठीक है, रुक रुक करके सांस लेता है, स्लीप एपनिया। और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इंडिविजुअल को कोई लीवर डिजीज है, फीवर है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है, अस्थमा, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस। इम्यूनोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, लाइक एड्स है, ल्यूकेमिया है, इन्फेक्शन है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसमें भी क्या नहीं होगा, उसमें भी रिकवरी नहीं होगी सर्जरी में। अब्यूज ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग्स, ठीक है, कुछ एक वो ड्रग एब्यूज कर रहा है, सब्सटेंस एब्यूज कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो ये सब चीजें किसको अफेक्ट करती है, ये सर्जरी को अफेक्ट करती है। तो ये मेडिकल प्रॉब्लम्स है, उनको भी अपने को क्या करना है, उनको भी ध्यान में रखते हुए, उनको भी आइडेंटिफाई करते हुए अपने को क्या करनी है, सर्जरी पेशेंट की करवानी है। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन चल रहे हैं, सर अपने क्या पढ़ रहे हैं, अपन चेकलिस्ट पढ़ रहे हैं बिफोर सर्जरी, ठीक है। तो चेकलिस्ट में अपन और क्या करेंगे, एंश्योर द ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड चेस्ट रेडियोग्राफी रिपोर्ट्स आर डॉक्यूमेंटेड इन क्लाइंट रिकॉर्ड। अब देखिए, सर्जरी पेशेंट की हो रही है, ठीक है, चेस्ट एक्सरे क्यों करवाते हैं, हर हर सर्जरी से पहले पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है। वो इसलिए करवाया जाता है ताकि लंग्स के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई कोई ट्यूमर फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई फ्लूइड तो इकट्ठा नहीं हो रहा है, न्यूमोथोरेक्स तो नहीं है, काइलोथोरेक्स तो नहीं है, हीमोथोरेक्स तो नहीं है, ब्लड तो इकट्ठा नहीं हो रहा है, लंग्स के टिश्यूज में कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, कोई निमोनिया तो नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है। ये चीजें जाननी जरूरी क्यों है, क्योंकि लंग्स हमारा क्या है, पूरी बॉडी को हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीजनेट करता है, ठीक है। तो इसलिए लंग्स जो है उसका सही होना बिफोर सर्जरी सही मस्ट कंपलसरी है। इसीलिए क्या किया जाता है, सर्जरी से पहले चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है, ठीक है। हालांकि अपने को ज्यादा इंफॉर्मेशन इसकी नहीं मिलती है, बट अपने को इतना पता चल जाता है कि लंग्स के अंदर प्रॉपर कोई इन्फेक्शन, कोई ट्यूमर, कोई फ्लूइड, कोई ब्लड इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, स्पुटम या जो कफ है वो फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये इतना जरूर पता चल जाए, और इतना काफी है, ठीक है, बिफोर सर्जरी। तो ये किया जाता है। देन एंश्योर दैट द ब्लड टाइप, पेशेंट का ब्लड टाइप क्या है, कल को मान लीजिए ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, तो अपने को इमीडिएटली पता रहेगा ब्लड ग्रुप ए था इस पेशेंट का, फटाफट से ए ब्लड ग्रुप लेकर के आओ, ठीक है। तो ब्लड टाइप अपन स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है, क्रॉस मैचिंग, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपन पेशेंट की गैदर करेंगे, ठीक है। परफॉर्म डॉक्यूमेंटेड इन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड, पेशेंट के रिकॉर्ड में अपन क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। रिमूव एनी ज्वेलरी, सर्जरी से पहले ज्वेलरी रिमूव कर दी जाती है। कोई भी मेकअप है, मान लीजिए लिपस्टिक लगा रखा है, फीमेल क्लाइंट है, या नेल पॉलिश लगा रखा है, ठीक है, तो अपने को क्या नहीं होगा, अपने को आइडेंटिफाई नहीं होगा, अपन साइनोसिस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, साइनोसिस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, उसका जो मेकअप है वो अपन क्या कर देंगे, क्लियर करवा देंगे, रिमूव करवा देंगे। डेंचर लगा रखे हैं, नकली दांत वगैरह लगा रखे हैं, उनको रिमूव करवा देंगे, ठीक है। हेयर पिन्स है, क्योंकि क्या होती है सर्जरी के दौरान पेशेंट को खुद को ही हार्म कर सकती है, नेल पॉलिश है, ये सब चीजें अपन क्या करेंगे। ग्लासेस है, चश्मा वगैरह है, प्रोस्थेसिस है, कुछ भी उसने यदि कोई नकली चीज है, बाल वगैरह लगा रखे हैं, तो उनको क्या कर देंगे, हटवा देंगे। आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट द लास्ट टाइम दैट द क्लाइंट एट और ड्रिंक, पेशेंट ने अंतिम टाइम, यानी मान लीजिए अपन पेशेंट को 6 to 8 आवर, मैंने बताया था प्रायर टू सर्जरी अपन एनपीयू रखते हैं, बट 6 से 8 घंटे से पहले, ठीक है, उससे भी पहले पेशेंट ने क्या खाया था, वॉट एट, एट मतलब क्या खाया था उसने, और ड्रिंक, ड्रिंक क्या किया था, ड्रिंक क्या किया था उसने, ठीक है, क्या पिया था उसने, वो भी अपन मेंशन करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट द क्लाइंट वॉइडेड बिफोर सर्जरी, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि पेशेंट सर्जरी से पहले वॉइडेड होना जरूरी है, ब्लड उसका खाली होना जरूरी है, यूरिन पास आउट गया किया या नहीं किया, ये भी अपन मेंशन करेंगे, ये जरूरी है। डॉक्यूमेंट दैट द प्रिस्क्राइब्ड प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस वर गिवन, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस दी जाती है कुछ एक, वो दी हुई है या नहीं दी हुई, ठीक है, ये भी अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इसका चेकलिस्ट का, कि मॉनिटर द डॉक्यूमेंट क्लाइंट्स वाइटल साइन, वाइटल साइन ऑब्वियस सबसे जरूरी होती है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये अपने को क्या करना है, मेंटेन करना है। अब देखिए
चेकलिस्ट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इज प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस। पेशेंट को एडमिनिस्टर करना होता है प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले वो देनी ही होती है, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस। पेशेंट को बता देना कि भैया हम आपको ये दवाई देंगे, एक शून्य का इंजेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक इंजेक्शन ऐसा भी दिया जाता है जिसके अंदर कुछ एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दी जाती है पेशेंट को, ठीक है। प्रायर टू सर्जरी, वो सर्जरी पे डिपेंड करती है, वो अपन पेशेंट को बता देंगे कि ये ड्रग दी जाएगी, इसके बाद में आपको कुछ देर के लिए थोड़ा सा ऐसे शून्य सा महसूस होगा। इस प्रकार से अपन अलग अलग ड्रग का इफेक्ट बता देंगे। अब कुछ एक ड्रग्स है, कुछ एक सब्सटेंसेज है दैट कैन अफेक्ट क्लाइंट्स इन सर्जरी। पेशेंट को सर्जरी, यदि ये दवाइयाँ चल रही है तो वो पेशेंट की सर्जरी को क्या कर सकते हैं, अफेक्टेड कर सकते हैं। तो वो दवाइयाँ भी देख लेते हैं अपन कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। लाइक एंटीबायोटिक्स है, कुछ एक एंटीबायोटिक्स मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। एंटीबायोटिक्स पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स, ठीक है। ये एनेस्थेटिक ड्रग्स के पोटेंशियल को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि एंटीबायोटिक चल रही है, कुछ एक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक, सबकी बात नहीं हो रही, तो वो एंटीबायोटिक कौन सी है ध्यान में रखना है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो सिक्रीशंस को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। एंड इफेक्ट ऑफ पोटेंशिएट कंफ्यूजन टेकिकार्डिया, साथ ही साथ ये क्या करती है, टेकिकार्डिया को बढ़ा देती है। इंटेस्टाइनल हाइपोटोनिसिटी एंड हाइपोमोटिलिटी ये कोज करती है कौन, एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। क्योंकि ये क्या करती है, हार्ट रेट को तो बढ़ा देती है बट सिक्रीशंस को ये डिक्रीज कर देती है, ठीक है। तो ये भी मेडिकेशन चल रही है नहीं चल रही पहले से उसको ये ध्यान में रखना है। एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स बिफोर सर्जरी, these medications altered the normal clotting factors and increase the risk of hemorrhage। यदि किसी इंडिविजुअल को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन चल रही है, क्लोपिडोग्रिल एक ही कैटेगरी के ड्रग्स है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, यदि ये चल रही है तो ये ड्रग क्या करेगी, अल्टर्ड कर देगी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को, ब्लीडिंग जो है उसको स्टॉप नहीं होने देगी। हेमरेज को कोज करती है ये ड्रग्स, इंटरनल ब्लीडिंग को कोज करती है ये ड्रग्स। तो दैट इज वाई अपने को क्या करना है, अपने को ध्यान में रखना है कि ये ड्रग्स तो नहीं चल रही कल को, क्योंकि ये ड्रग्स यदि चलेगी, मान लीजिए एमआई का पेशेंट है कोई, ठीक है, उसको एंटी प्लेटलेट चल रही है, एस्पिरिन चल रही है, मान लीजिए उसको एस्पिरिन तो एक कॉमन दवाई है, क्लोपिडोग्रिल या एस्पिरिन उसको चल रही है, तो और उसको ही उस पेशेंट की अब सर्जरी होनी है, नेक्स्ट उसको सर्जरी होनी है, तो उस ड्रग के साथ में अपन सर्जरी नहीं कर सकते। उस पेशेंट की वो ड्रग को क्या करना होगा, होल्ड करना होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसलिए यहाँ पर जो है वो इन मेडिकेशंस का नॉलेज होना जरूरी है। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग चल रही है यदि, तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सर्टेन एंटी कन्वर्जेंट कैन अल्टर द मेटाबॉलिज्म एंड एनेस्थेटिक एजेंट्स, एनेस्थेटिक ड्रग के इफेक्ट को वो प्रोड्यूस नहीं होने देगी कौन, एंटी कन्वर्जेंट। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, ये ड्रग्स क्या करती है, ये ब्लड प्रेशर को लो कर देती है, बीपी लो कर देती है, हाइपोटेंशन करती है, ठीक है। एंटी डिसरिथमिक ड्रग है जो कि क्या करती है, ये भी हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को अल्टर्ड करती है। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन कोज करती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ये इन्फेक्शन जो हीलिंग है उसको डिक्रीज करती है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा देती है यदि इंडिविजुअल को कोर्टिकोस्टेरॉइड चल रही है तो। डायूरेटिक्स ये क्या करती है, सोडियम पोटेशियम या इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके बैलेंस इम्बैलेंस कोज करती है। हर्बल मेडिसिन है या इंसुलिन है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये सर्जरी के इफेक्ट को अल्टर्ड करती है किसी न किसी प्रकार से, ठीक है। आगे चलते हैं अपन पेज नंबर 193, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस, जैसे ही अपन प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन पेशेंट को दे देंगे, कीप द क्लाइंट इन बेड, पेशेंट को बोलना है कि बेड पर रहे, साइड रेल अप कर देंगे एंड लो पोजीशन, बेड को लो कर देंगे, नीचे कर देंगे बेड को, ठीक है। प्लेस द कॉल बेल, पेशेंट को कॉल बेल या जो घंटी या जो बटन होता है ठीक है, कि जब भी आपको किसी की जरूरत हो ये बटन दबा देना, आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये पेशेंट को अपने को बताना है, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू गेट आउट ऑफ बेड एंड कॉल असिस्टेंस इफ नीडेड, कि आपको बेड से बाहर नहीं जाना है दवाइयाँ देने के बाद, क्योंकि वो दवाइयाँ सुन पैदा करेगी, ठीक है। इसलिए पेशेंट को बेड पर रखना है, बेड लो कर देना है, साइड रेल अप कर देनी है, उसके पास कॉल बेल रख देना, उसको बता देना कि कोई दिक्कत हो ये कॉल बेल आपको अलर्ट करना है, बटन दबाना है, स्टाफ आपके पास आ जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, प्री ऑपरेटिव केयर अपन पढ़ रहे थे। नेक्स्ट और लास्ट प्री ऑपरेटिव केयर है, उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर पढ़ेंगे अपन। लास्ट वन इज अराइव इन ऑपरेटिंग रूम, जैसे ही पेशेंट को ओटी में लाया जाता है तो क्या करेंगे, एक गाइडलाइन होती है जो कि फॉलो करनी होती है, ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर से पहले एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन होती है, सर्जरी से पहले जो गाइडलाइन होती है वो अपने को क्या फॉलो करनी होती है। द सर्जन मीट्स द क्लाइंट प्री ऑपरेटिव एरिया, यूज ए सर्जिकल मार्किंग पेन
टू मार्क द ऑपरेटिव साइट। सर्जन क्या करेगा, जैसे ही पेशेंट की ओटी में आ गया पेशेंट, सारी चीजें उसकी कर दी, हर केयर उसका डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ कर दिया, तो सर्जन क्या करेगा, अब सर्जन जो है वो मार्क करेगा पेन से। ये एक प्रकार का, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल पेन होता है, सॉल्यूशंस होते हैं, समटाइम्स बिटाडिन से कर देते हैं। क्या करेगा, ऑपरेटिव साइट को मार्क कर देगा सर्जन कि इस जगह पे सर्जरी होनी है, कट लगेगा। इन द ऑपरेटिंग रूम के अंदर क्या हो रहा है, द नर्स एंड सर्जन एंश्योर एंड रिकन्फर्म दैट द ऑपरेटिव साइट हैज बीन अप्रोप्रिएटली मार्क्ड। नर्स और सर्जन दोनों मिलकर के ये डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पर जो है वो सर्जरी होनी है। ठीक है, वो कैसे डिसाइड करेगा, वो अगला यूएसजी के थ्रू देख लेगा कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है, कोई गांठ मान लीजिए निकालनी है एब्डोमेन में, तो यूएसजी के थ्रू देख लेगा, चेस्ट एक्सरे के थ्रू देख लेगा, या कहीं, या मान लीजिए उसका क्या हुआ है उसको वो आइडेंटिफाई कर लेगा, फिजिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये ट्यूमर है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर चीरा लगाना है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो सर्जन का काम है। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट होने से जस्ट पहले, जिसको हम बोलते हैं टाइम आउट। ठीक है, साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। तो ये जो टाइम आउट है यानी कि कट लगाने से जस्ट पहले का टाइम, जस्ट बिफोर सर्जरी, जस्ट प्रायर टू सर्जरी। ठीक है, तो उससे पहले क्या होता है, कंडक्टेड विद द मेंबर्स ऑल ऑपरेटिव टीम प्रेजेंट टू आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लाइंट एंड अप्रोप्रिएट सर्जिकल साइट अगेन। यानी हर एक जो टीम मेंबर है सर्जरी का, ओटी का जो हर एक मेंबर है, ठीक है, उस स्टाफ को सर्जन क्या करता है, वो अलर्ट कर देता है कि भैया अपना अपना काम करो। इसके अंदर एनेस्थेटिक्स है, वो अपना काम करेगा, वो अपना काम के लिए अलर्ट हो जाएगा। नर्सिंग स्टाफ है या सपोर्टिंग स्टाफ है या वार्ड बॉय है, सब अपना अपना काम करने के लिए क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। देन आगे चलते हैं, वेरीफाई द आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट विद द क्लाइंट्स वर्बल रिस्पॉन्स एंड विल रिव्यू द क्लाइंट चार्ट। सर्जन क्या करेगा, एक बार वापिस सर्जरी से पहले जो उसका चार्ट है पेशेंट का, जो अपने चेकलिस्ट बनाई है, उसको चेक करेगा और पेशेंट से वर्बल रिस्पॉन्स लेगा, उससे भी पूछेगा। ऑफ कोर्स वो पेशेंट जो है वो सेडेट होगा, बट उसको क्या करेगा, पेशेंट को वापस से पूछा जाएगा। देन क्लाइंट्स रिकॉर्ड विल बी चेक्ड फॉर कंप्लीटनेस एंड रिव्यूड फॉर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म। अगेन उसका जो कंसेंट फॉर्म है वो चेक किया जाएगा। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, एलर्जिक रिएक्शन कोई हो रही या नहीं हो रही जस्ट पहले सर्जरी से, क्योंकि थोड़ी देर पहले दवाइयाँ दी थी, मेडिकेशंस दी थी प्री ऑपरेटिव, अब उन मेडिकेशंस का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, वो भी चेक करेंगे। इसके अलावा एक लार्ज बोर आईवी लाइन उसको पेशेंट को लगा दी जाएगी ताकि उससे फ्लूइड उसको दिया जा सके और टाइम पर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सके। द एनेस्थेसिया टीम विल बी एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एनेस्थेसिया टीम जो है वो अपना काम करेगी, वो उसको सेडेट करने का काम करेगी। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ क्लाइंट एंड सर्जिकल ऑपरेटिव साइट इज क्रिटिकल। अब क्लाइंट का वेरिफिकेशन और सर्जिकल साइट को वेरीफाई करना ये एक क्रिटिकल काम होता है, सर्जन का काम होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपना पार्ट रहेगा पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ठीक है, तो प्री ऑपरेटिव अपन स्टडी कर चुके हैं अब तक, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पोस्ट ऑपरेटिव केयर नेक्स्ट पार्ट में अपन स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रीवियस जितने भी लेक्चर है वो मैंने सीरियल वाइज इसके अंदर अपलोड कर रखे हैं, उन लेक्चर्स को भी व्यू करना, उनको देखते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि हर एक जो पार्ट है, हर एक वीडियो जो है उसका स्टार्टिंग के जो पार्ट है, लाइक मान लीजिए थर्ड पार्ट पढ़ा रहा हूँ मैं या सेकंड पार्ट पढ़ा रहा हूँ अभी, तो इससे पहले का पार्ट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने ग्रुप्स के अंदर चैनल को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।